हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम जैसे 17वीं बीपीएससी पीटी के को ध्यान में रखते हुए उसका एक सेक्शन जो 10 मार्क्स का आता है, सिलेबस में आपको लिखा हुआ है जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें मैथ और रीजनिंग आता है, उसी से संबंधित हम बहुत सारा टॉपिक कर रहे थे। इसी सीरीज में आपको एवरेज का पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 है। और इसको थोड़ा सा बड़े और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और बहुत डिटेल में कर रहे हैं, क्योंकि एवरेज का आपका उपयोग डीआई सेक्शन में भी होगा, जो 17वीं बीपीएससी मेंस में आपके लिए उपयोगी होगा। तो मेंस का जो जीएस पेपर 1 है उसका सेक्शन 3 जो 72 मार्क्स का है, डीआई का फुल 72 मार्क्स में आपका यूज होने वाला है, इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में कर रहे हैं। इसलिए इसका सेकेंड वीडियो है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, ये सब चीज़, प्रॉफिट लॉस, ये सब चीज़ आपका डीआई में काफ़ी यूज होगा। हर क्वेश्चन में आपका एक दो क्वेश्चन इससे मिलेगा। एक एवरेज से जरूर रहेगा, एक परसेंटेज से जरूर रहेगा, एक रेशियो से जरूर रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा डीआई में उसमें रहेगा, इसलिए एवरेज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहले प्रीवियस ईयर बीपीएससी का कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर आपका बीपीएससी से कर लेंगे, उसके बाद और अदर क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बीपीएससी 66 बीपीएससी पीटी में पूछा गया है कि इफ द एवरेज ऑफ एम नंबर इज एन स्क्वायर एंड दैट ऑफ एन नंबर इज एम स्क्वायर, देन एवरेज ऑफ द एम प्लस एन नंबर। तो देखिए, आपको थ्योरी में हम बताए थे कि कोई दो है, अगर नंबर है और उसका एवरेज है, यानी कोई नंबर क्या नंबर में है, एम नंबर है और उसका एन नंबर है, ठीक है, और उसका एवरेज है यानी औसत है आपका x है और y है, तो कुल का औसत का क्या होगा, कुल का औसत क्या होगा, तो बोले थे आपको एम एक्स प्लस एन वाई बटा एम प्लस एन, यही बताए थे ना। देखिए बेसिक कंसेप्ट, ये तो फॉर्मूला आपको याद करने का है तो याद कर लीजिए, बना लीजिए, इससे भी बन जाएगा। लेकिन बेसिक कंसेप्ट यही देखिए कि बोल रहा है कि एम नंबर्स इज एन स्क्वायर एवरेज, यानी कोई एम है नंबर का, वस्तु हो, डेटा हो, कुछ भी हो, उसका आपका एन स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ एन स्क्वायर लिख लेंगे। इसका क्या दिया हुआ है, एम का एन स्क्वायर, और इन नंबर्स का एम स्क्वायर क्या है, एम स्क्वायर एन है। तो देखिए अब क्या होगा, एम एक्स था तो एम एन स्क्वायर, फॉर्मूला के आधार पे क्या हो जाएगा, एम एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, एम प्लस एन। अब देखिए इसमें कॉमन दिख रहा होगा आपको कि एम और एन कॉमन है, तो इधर बचेगा एन और इधर बचेगा एम, और बटा आपका है एम प्लस एन, दिख जा रहा है। तो ई एम प्लस एन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एम एन, यानी आपका आंसर होगा एम एन। ठीक है, तो बस आपको देखना था वो फार्मूला। चलिए ये तो फार्मूला का बात रहा कि आप फार्मूला से बना लीजिए, अगर आपको याद है तो एम एक्स प्लस एन वाई बाई एम प्लस एन। नहीं भी याद है तो बेसिक कंसेप्ट याद रखिए। बेसिक कंसेप्ट आपका क्या बोलता है, औसत का बोलता है कि कुल योग बटा कुल संख्या, मतलब जितना भी डेटा दिया हुआ है उसका कुल योग कीजिए बटा कुल संख्या कीजिए। तो ठीक है, अब देखिए एम नंबर का एवरेज इतना दिया हुआ है, कोई भी एम वस्तु है उसका एवरेज इतना है, तो इसका कुल कितना होगा, कुल आपको बताए थे कि औसत से गुना कर दीजिए जितना है, तो एम चीज है और उसका औसत एन स्क्वायर है, कुल हो गया। अब दूसरा वाले का देखिए, जब एम है तब एम चीज है और यहाँ क्या है, एन चीज है, तो एन चीज है तो एन और इसका आपका औसत है एम स्क्वायर, यही हो गया। अब देखिए अब औसत में क्या होता है, कुल योग, तो देखिए एम वस्तु का कुल कितना है, इतना, तो एम प्लस एन स्क्वायर, एम प्लस एम गुना एन स्क्वायर प्लस, और इसका कुल कितना है, एन इंटू एम स्क्वायर, एन इंटू एम स्क्वायर, और बटा कुल संख्या कितना है, एगो संख्या एम है एगो संख्या एन है, तो एम प्लस एन, वहीं काटिएगा तो आपका एम एन आ जाएगा। यानी क्या देख रहे हैं, बस कुल योग का करना है। तो एम कोई चीज है उसका औसत इतना, तो एम गुना एन स्क्वायर, इसका कुल ए वाले का, चलिए एन कोई चीज है इसका एम स्क्वायर औसत है, ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कुल हो गया, और दोनों का कुल जोड़ लेंगे तो ऊपर कुल योग
कुल नंबर कितना है, इधर m है और इधर n है, तो m प्लस n नंबर, तो आपका औसत निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए से 42 बीपीएससी 42वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निम्न में से चुने। प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या तो आपको बताए थे कि अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक से या तो स्वयं से कटे, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहलाता है। और शुरू कहाँ से होता है, 2 से, तो 2, 3, 5, 7, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 12 नहीं, 13, 14, 15, 16, 17, 10 पूछा है तो 2, 4, 6, 7 हो गया, 17, 18 नहीं, 19, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23, देख 10 हो गया 2, 4, 6, 8, 9, 23 के बाद 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, एक के बाद 29, तो ये मेरा 10 को आपका अभाज्य संख्या हो गया। अब 10 अभाज्य संख्या हो गया तो उसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकलेगा, सबका सम, औसत, औसत बराबर क्या, कुल योग बटा कुल संख्या, यही ना, तो कुल योग इसका कर लीजिए, इसका यहीं पे जोड़ लेते हैं, 9 3 12, 12 9 21, 7 28, 28 3 31, 1 32, 32 और 7, 32 और 7 39, 40 44, 3 47 2 49, यानी ऊपर तो 9 4 हासिल, 4 2 6 2 8 1 9 1 10 1 11 1 12 12 129, और कै गो संख्या है तो 10 गो संख्या है 10 से, यानी 1.2, इतना है आंसर, 12.8, देखिए 12.9 मेरा आंसर है। अब देखिए इसको 10 से भागा करना है, तो हमको भागा करने की सोचना नहीं है, क्योंकि देखिए आपको एक मालूम होगा कि किसी भी चीज में अगर 10 से भागा करेंगे तो जो संख्या है उसको इधर से पीछे से जाके एक संख्या के बाद पॉइंट दे दीजिए, अगर 100 है तो इधर से जाके दो संख्या के बाद पॉइंट दे दीजिए। तो देखिए 10 से डिवाइड करना है तो जितना संख्या है उसका लास्ट डिजिट 9 है, 9 के बाद एक के बाद जाके पॉइंट दे देना है। और यहीं अगर 100 रहता तो 1 और 2, 2 के बाद जाके पॉइंट देते, और यहीं 3 रहता तो 1 2 3 के बाद जाके पॉइंट देते। समझ रहे हैं ना, तो ऐसे करना होता है, तो आपका 12.9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है तो मध्य संख्या बताइए। ठीक है, अब बोल रहा है 11 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है। अब बोलिए 11 क्रमागत संख्या है, तो अब क्रमागत संख्या का माध्य क्या बताए थे आपको कि बीच का मान होगा, लेकिन 11 पता तो रहेगा तब ना। तो मान लीजिए आप कि 11 क्रमागत संख्या ये है, एक मानिए x, पहला संख्या x है, तो क्रमागत में क्या होता है, एक से बढ़ता है, जैसे 2 3 4 5 6 7 एक क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत में क्या देख रहे हैं, 2 से 3 एक बढ़ रहा है, 3 से 4 एक बढ़ रहा है, यानी अगर x है तो दूसरा क्या होगा x+1, तीसरा क्या होगा x+2, ठीक है, x+2, x+1 2 x+3 x+4 ऐसे जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10 संख्या 11 पूछ रहा है, 11 पूछ रहा है, तो देखिए पहला दूसरा, तो पैटर्न देखिए, पहला है, दूसरा है, तो दूसरा में 1 है, तीसरा में 2 है, चौथा में 4 है, पांचवा में 5 है, यानी 11वां में 10 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपका 10 संख्या हो गया। अब बोला क्रमांक संख्या होगा जो इतना है, तो मध्य संख्या, मध्य यानी माध्य, मध्य नहीं माध्य संख्या है, यानी वही आपका मिडिल नंबर नहीं, मिडिल एवरेज, मीन नंबर या एवरेज नंबर, एवरेज, एवरेज नंबर। अब देखिए अब इसको जोड़ना है, और औसत में क्या पढ़े हैं आप, औसत में ही ना पढ़े हैं, कुल योग, कुल योग बटा कुल संख्या, यानी सम ऑफ द डेटा भाई नंबर ऑफ डेटा, तो कुल योग बटा कुल संख्या। अब इसका योग करना है, संख्या तो हमको मालूम है कि भाई क्या है, संख्या तो 11 है, तो 11 से भाग देगा, लेकिन कुल योग इसका कीजिए। अब इसका 11 क्रमांक संख्याओं का योग क्या बोल रहा है, 220 बोल रहा है, 11 क्रमागत संख्याओं का योग 220 बोल रहा है, तो माध्य बताइए, तो क्या है, इजी है। अब 220 दे ही दिया है, और 11 दूना 22, तो 20 आंसर मेरा हो गया। इसमें आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं था, क्योंकि आपको ऑलरेडी दे चुका है वो, तो दे चुका है तो क्या होगा, ऑब्वियस बात है, दे चुका है तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है। तो मध्य संख्या, अच्छा मध्य, अच्छा माध्य संख्या नहीं पूछा है, अच्छा माध्य पूछता तो मेरा 20 माध्य आ जाता, ठीक है। अच्छा देखिए अगर माध्य अगर पूछता है यानी एवरेज पूछता, ये ठीक है, एवरेज नहीं पूछ रहा है, इसमें मध्य संख्या बोल रहा है, यानी मिडिल नंबर बोल रहा है, मिडिल नंबर। हाँ तो मिडिल नंबर भी तो क्या होता है, एवरेज ही होता है, तो एवरेज तो निकलना वही आंसर आएगा। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
चलो देखिए, ये क्या ट्रिकी क्वेश्चन था ये आपको। अब एक तो होता कि थोड़ा सा सॉल्व करने लगते तो सॉल्व करते लगते, कंसेप्ट इसमें लगाते तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, माना जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, अभी हमको फर्स्ट टाइम ही पता चला इतना अच्छा क्वेश्चन था ये, जबकि हमने एक टाइम में इसको सॉल्व करके बना दिया था, जबकि सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, कंसेप्ट लग जाएगा यहाँ पे। देखिए कैसे, 11 क्रमागत संख्याओं का योग बोल रहा है 220 है, यानी जो 11 क्रमागत संख्या है इसको सबको जोड़िएगा तो क्या होगा, इस सब का जो इस सब का योग कितना है, 220 है। ठीक है, 220 है। औसत क्या होता है, कुल योग बटा कुल संख्या। तो कुल योग मतलब 11 संख्या जो है ए है इसका कुल योग। तो ठीक है, कुल योग कर लिया, तो कुल योग तो हमको दिया हुआ था 220, 220 या 11 संख्या 11 से भाग दे दिए तो 20 मेरा औसत निकला। ठीक है, औसत निकल गया। अब देखिए, औसत तो मेरा 20 निकला, लेकिन वो पीछा क्या है, मिडिल नंबर बताइए। यानी 11 संख्या है तो 5 को इधर छोड़िए, 5 को इधर छोड़िए, और जो बीच का संख्या होगा वो हमको बताइए, क्योंकि 5 को इधर 5 को इधर 10 होगा, बीच में एक होगा 11 होगा। लेकिन आपको हम एक कंसेप्ट बताए हैं कि लगातार क्रमागत संख्या हो तो उसका औसत क्या होगा, बीच का नंबर होगा, बताए थे। लगातार क्रमागत संख्या है तो उसका औसत बीच का नंबर होगा, तो बीच का नंबर होगा, यानी 11 संख्या है तो इसका मिडिल नंबर क्या होगा, उसका औसत होगा, और औसत हमने निकाला 20, तो ये नंबर हो गया 20। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। तो आपको घुमा के पूछ दिया थोड़ा सा, नहीं तो इसको ऐसे करते, आपको इसका निकालते हम एपी लगा के फिर तो बनता। लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन इसको माना जाएगा कि आपका कंसेप्ट चेक कर लिया। औसत तो निकल गया इजी वे में, लेकिन वो पूछा मिडिल नंबर बताइए। अब औसत से मिडिल नंबर कैसे निकालते हैं, अब इसको एपी लगाते, फिर एक्स का वैल्यू फाइंड करते, एक्स का वैल्यू इसमें डाल के सब नंबर निकालते तब बनता। लेकिन यहाँ कंसेप्ट लग गया, कंसेप्ट लग गया तो मेरा ईजी हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है, यदि 10 अध्यापकों की वार्षिक औसत आय, अगर 10 अध्यापक है, वार्षिक औसत आय 25,000 रुपया हो, और 2 अध्यापकों की प्रत्येक की वार्षिक आय इतना रुपया हो, तो शेष अध्यापकों की औसत वार्षिक आय क्या होगा। 40वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 10 अध्यापकों की वार्षिक औसत आय इतना है, तो देखिए 10 अध्यापक हैं, उसका कुल आय कितना होगा, कुल आय 10 और गुना 25,000 है, तो कितना निकलेगा, 25,000, एक जीरो बढ़ जाएगा। देखिए अभी हम आप एक कंसेप्ट देख लीजिए, बहुत लोगों को डाउट रहता है, जब गुना अगर 10 से करते हैं ना, किसी चीज में 10 से गुना करेंगे तो उस संख्या पे एक जीरो और बढ़ जाएगा, 100 से करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, 1000 से करेंगे तो 3, यानी एक के बाद जितना जीरो से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो उतना जीरो उसके साथ ऐड, मतलब ये हो जाएगा। जैसे 25 पे 3 जीरो था तो 10 से गुना किया तो 25 पे 4 जीरो। वहीं भाग करते हैं तो 10, 1 है तो 1 पॉइंट के बाद दशमलव, 100 है तो 2 पॉइंट के बाद दशमलव, 1000 है तो 3 पॉइंट के बाद दशमलव। ठीक है, यानी भाग में इधर इधर से जाके पॉइंट दशमलव बैठाते हैं, डेसिमल बैठाते हैं, और गुणा में जीरो बढ़ाते हैं। ठीक, इतना 10 का हो गया। तो बोला 2 अध्यापकों की प्रत्येक की वार्षिक आय इतना है। अब देखिए 2 अध्यापक बोल रहा है, उसका आय बोल रहा है वार्षिक आय, वार्षिक आय कितना है 20,000, तो 20,000। अब देखिए 20,000 है, तो देखिए 20,000 में क्या करेंगे, 20 दूना 40, यानी 40,000। अब देखिए 10 अध्यापक का कुल आय 2,50,000, और 2 अध्यापक का वार्षिक आय 40,000, तो 8 अध्यापक का नहीं निकलेगा, 8 अध्यापक का क्या निकलेगा, इसमें से इसमें घटा देंगे, यानी 2,50,000 में आपका 40,000 घटा देंगे, तो 40,000 घटा देंगे 2,10,000, 40,000 घटेंगे ना, 2,50,000 है तो 2,10,000। ठीक है, ठीक है 2,10,000। अब 8 अध्यापक का आपका 2,10,000 निकला, तो आपका पूछ रहा है कि शेष अध्यापक का औसत वार्षिक आय बताइए। तो 2 का छोड़ देंगे तो 8 का ना पूछ रहा है, तो 8 का औसत आय क्या होगा, औसत बराबर 8 का पूछ रहा है तो नीचे तो 8 होगा, वो लोग का टोटल आय कितना है 210 पे 1000, यानी 2,10,000। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 8 दूना 16, कर दीजिए 8 दूना 16, 16 5 एक 50, 8 छक 48, 2 20, 8 दूना 16, 4 40, 8 पचे 40, यानी 26,250 रुपया। देखिए तो आंसर है 26,250 रुपया होना चाहिए, 26,250 रुपया। आपका ऑप्शन ए आंसर हो गया 26,000। यानी सिंपल आपका था कि 10 अध्यापक का वार्षिक औसत आय इतना था,
तो 10 का टोटल क्या होगा, 10 गुना औसत, इतना निकल गया मेरा। उसके बाद बोला है दो अध्यापक का वार्षिक आय प्रत्येक का इतना है, तो दो का एक साल का इतना है तो दो से गुना करेंगे 40,000, यानी दो अध्यापक का वार्षिक आय 40,000 है और 10 का 2,50,000। तो 10 में से 2 का घटा देंगे तो 8 का टोटल बचेगा, तो ये 8 का कुल वार्षिक आय हो गया। तो हमको पूछ रहा है फिर शेष अध्यापक, यानी 2 को हटाने के बाद क्या बचेगा, 8 है ना, तो 8 अध्यापकों की औसत वार्षिक आय बता दीजिए। तो औसत निकालने के लिए क्या होता है, कुल संख्या बटा कुल योग बटा कुल संख्या। तो 8 अध्यापक का आपका वार्षिक आय निकालना है औसत का, तो 8 का कुल आय क्या है, 2,10,000, तो कुल आय यानी कुल योग 2,10,000 बटा कितने का निकाल रहे हैं, 8 का औसत निकाल रहे हैं, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 26,250 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका बीपीएससी 39 39वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान, यानी 3 दिन का तापमान आपका इतना दिया हुआ है। मंगल बुध बृहस्पति का औसत तापमान इतना दिया हुआ है। यदि बृहस्पति का तापमान इतना है तो सोमवार का तापमान बताइए। अब देखिए सोमवार, अब देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए, मंडे और मंडे ट्यूसडे और आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसका औसत कितना दिया है, 42, यानी 42 औसत है गुना 3 दिन का है, तो 3 करेंगे तो टोटल निकल जाए, 3 दूना 6, 4 तिया 12, इतना डिग्री। यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का कितना हो गया आपका, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे यानी सोमवार मंगलवार बुधवार का कुल तापमान 126 डिग्री। अब बोल रहा है मंगल बुधवार बृहस्पतिवार, यानी मंगल मतलब ट्यूसडे, बुध मतलब वेडनेसडे और ये थर्सडे, इसका औसत कितना है 43, यानी इस 3 दिन का 43 है, तो औसत 43, औसत 43 गुना 3, तो 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, इतना डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब बृहस्पति का तापमान 44 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे का हमको तापमान कितना दे दिया है, 44 डिग्री, 44 डिग्री। तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे और प्लस इसका 44 है और टोटल का कितना 129 था, तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का नहीं मिल जाएगा, 129 माइनस 40, 9 और 12 में से 4 गया 8, इतना डिग्री। अब देखिए अब हमारा ये निकला है, दिख जा रहा है, ट्यूसडे वेडनेसडे का दिया हुआ है। तो देखिए ट्यूसडे वेडनेसडे यहाँ पे है, तो इतना बराबर इतना डाल देंगे तो नहीं निकलेगा मेरा। तो देखिए इधर मंडे है प्लस ट्यूसडे वेडनेसडे का कितना हो गया 89, तो 89 बराबर कितना हो गया 126। तो मंडे का क्या निकला, तो मंडे का आपका निकलेगा, मंडे का निकलेगा 126 माइनस 89, 16 में से 9 गया, 9 7 16 7 और 12 में से 37 डिग्री। तो किसका पूछ रहा है, सोमवार का पूछ रहा है, यानी मंडे का पूछ रहा है, तो मंडे का मेरा निकल गया 37 डिग्री। देखिए तो 37 डिग्री नहीं है क्या, कहाँ गलत हो गया कि 37 डिग्री नहीं आया, 41 42 43 44, 37 डिग्री क्यों नहीं आया, सोमवार का तापमान 37 डिग्री नहीं 41 डिग्री। अच्छा एक मिनट, 129 सोम 3 गुना 43, 129 ठीक है, 129 माइनस 44, 129 माइनस 44, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या गलत हुआ है, ये 44 है, ये 44 है, तो यहाँ पे 44 होगा ना, 40 कैसे माइनस करेंगे, तो यहाँ 44 होगा, तो 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 12 में से 4 गया 8, 85। अब यहाँ पे होगा 85 और यहाँ पे माइनस होगा 85, तो 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1 और 12 में से 8 गया 4, यानी 41 डिग्री। तो अब ऑप्शन में देखिए 41 डिग्री होगा, तो 41 डिग्री होगा। ठीक है, देखिए अब इसमें कुछ हम ऐसा नहीं किए, रॉकेट साइंस कुछ नहीं लगाए हैं, बस आपका बस वही कंसेप्ट लगाए हैं कि किसी चीज़ का औसत दिया हुआ है और जितना चीज़ है, तो जितना चीज़ में औसत से गुना करिएगा तो उतना का कुल निकलेगा। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है कि सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 42 है, तो 3 दिन का तापमान का औसत है, तो 3 गुना इतना करेंगे तो इतना दिन का कुल निकला, तो 3 गुना 42 इतना 3 दिन का। तो देखिए 3 मंगल ट्यूसडे वेडनेसडे सोमवार मंगलवार बुधवार का है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि मंगल बुधवार बृहस्पतिवार का 43 है, तो 43 गुना 3 इतना, ठीक है। अब उसमें बोला है कि बृहस्पति का 44 है, तो बृहस्पति यहाँ पे है तो 44 है, तो 44 इधर माइनस कर देंगे तो मेरा निकलेगा ट्यूसडे वेडनेसडे का। अब ट्यूसडे और वेडनेसडे का है, वेडनेसडे का है तो वेडनेसडे यहाँ पे डालेंगे तो फिर मंडे का निकलेगा, तो वही किए हम। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, ये आपका CDPO 2022 PT में पूछा हुआ है। यदि 8 अवलोकनों का औसत 16 है, 8 का 16 है, 4 अवलोकनों का 64 है, तो 12 अवलोकनों का औसत निकालिए। तो वही है आपका औसत एवरेज बराबर क्या, एम एक्स प्लस एन वाई बटा एम प्लस एन। तो देखिए एम क्या है 8, औसत क्या है 16 प्लस 4, एन क्या है 4, औसत क्या है 64 और एम प्लस एन क्या है 16 4। अब देखिए 16 8 है, 8 छक 48 के 8, 4 8 4 12 128 प्लस 4 चौका 16 के 6 का 6 चौका 24 एक 25 256 14 6 20। अब इसको जोड़िएगा तो 8 6 14 के 4, 2 1 3 5 8, 2 1 3 बटा 20। अब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 1 हम 2, 2 9 18, 2 दूना 4 और एक जीरो है तो एक जीरो इतना, यानी 19.2। 19.2 अच्छा डिवाइड में दिया है, ठीक है डिवाइड में देख लेते हैं। ठीक है देखिए आपका यहीं आपका बनेगा, क्योंकि आपका 108 गुना 16, ठीक है 128, 256 बटा 20। तो ए, हाँ ये तो 2 एकम 2, अच्छा 20 20 कैसे, 8 अवलोकन यहाँ पे है, 4 अवलोकन है, 8 4 12 होगा ना, अच्छा यहाँ पे 8 होगा तो 8 4 12, 8 4 12, तो अब ये 12 हो जाएगा। तो अब देखिए 12 से करेंगे तो 12 3 36, 2 12 दूना 24 32। ठीक है देखिए इसमें क्या किए हैं कि बोल रहा है ये तो आपको एम एक्स प्लस एन वाई प्लस एम बाई एम प्लस एन आपको याद रहना चाहिए कि दो अलग अलग का है तो गुना करेंगे करेंगे इससे हो जाएगा। लेकिन हमको आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं कि आप फार्मूला बार बार याद रखिए, हो सकता है फार्मूला भूल गए एग्जाम में तो कैसे कीजिएगा। तो जब बेसिक चीज़ें आप पकड़े रहिएगा ना, कंसेप्ट पकड़े रहिएगा ना, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्या है, 8 अवलोकन का औसत इतना है, यानी 8 गुना 16 कितना होगा, 16 8 128, यानी 8 अवलोकन है, यानी 8 कोई वस्तु है उसका 16 औसत है। तो औसत में और वस्तु की संख्या में गुना करेंगे तो 8 अवलोकन का कुल संख्या निकलेगा तो 128 हो गया। अब देखिए 4 अवलोकन का औसत 64 है, तो 4 गुना 64, तो ये आ जाएगा क्या, 4 चौका 16 और 6 चौका 24 256, यानी 4 अवलोकन का कुल इतना है। अब बोल रहा है कि 12 अवलोकनों का औसत निकालिए, तब औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटा कुल संख्या। ठीक है तो कुल योग क्या है, तो कुल योग, अब देखिए कुल संख्या किसका 8 4 12, यानी 12 अवलोकन का निकालना है, तो कुल संख्या तो 12 हो गया। अब 12 का कुल योग क्या होगा, तो 8 का इतना है और 4 का इतना है, तो दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा, तो 128 प्लस 256, इसको जोड़िएगा तो 814 का 4 एक हाथ से लिया गया, 5 1 6 2 8 और 2 1 3 बटा 12, तो 12 3 36, 2 12 दूना 24 32। देखें तो बस आप बेसिक कंसेप्ट याद रखिए, औसत कुल योग बटा कुल संख्या, यानी सम ऑफ द डेटा बाई नंबर ऑफ द डेटा। तो आपको बन गया। और एम एक्स प्लस एन वाई बाई एम प्लस एन याद है तो कर लीजिए, नहीं याद है तो बेसिक पे जाइए ना, कुल योग। तो भाई 4 का इतना दिया था 4 का कुल, 8 का कुल, 4 का इतना औसत दिया था 4 का कुल, यानी अब 12 का कुल निकालना है तो इसको इसको जोड़ देंगे तो कुल योग कुल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 दो अंकीय क्रमागत विषम संख्याएं हैं, यदि ऐसी प्रथम 5 संख्याओं का माध्य इतना है तो सभी 13 संख्याओं का माध्य क्या है। अब इसमें देखिए क्या कैसे क्वेश्चन, अभी थोड़ा सा लेवल हम आगे बढ़ा रहे हैं कि क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे तो थोड़ा सा बेहतर आप पोजीशन में रहेंगे। अब बोलिए देखिए 13 दो अंकीय क्रमागत विषम संख्याएं बोल रहा है, 13 दो अंकीय क्रमागत विषम संख्याएं हैं, यदि ऐसी प्रथम 5 संख्याओं का माध्य 39 है तो सभी 13 संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पे कंसेप्ट याद कीजिए कि क्या बोले थे हम, लगातार क्रमागत संख्या का माध्य क्या होता है, बीच का संख्या होता है। ठीक है अब वो बोल रहा है क्रमागत संख्याओं का, तो उसी तरह अगर 39 मेरा प्रथम 5 संख्या, यदि प्रथम विषम संख्या, तो देखिए 5 संख्याओं का, प्रथम 5 संख्याओं का माध्य 39 है, यानी 39 क्या है, माध्य है। तो क्रमागत विषम संख्या, तो इसके देखिए इसके पहले विषम क्या होगा 37, इसका इसके पहले क्या होगा 37, 35 36 37 38 39, इधर क्या होगा 41 43,
तो प्रथम पांच, देखिए पांच संख्याओं का माध्य इतना बोल रहा है, तो पांच संख्याओं का माध्य क्या होता है, लगातार अगर पांच संख्या है, अगर विषम संख्या लगातार है तो बीच का मान होगा, तो बीच का मान यानी 39 होगा। तो 39 बीच का है, तो उसके पहले दो गो विषम संख्या और इसके बाद का विषम संख्या दो गो, तो ये निकल गया, पांच संख्या हमको निकल गया। जब हमको पांच संख्या निकल गया तो हमको 13 विषम संख्या नहीं निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा, पांच हो गया, उसका 43 के बाद क्या होता है, इधर देखिए 43 के बाद क्या होगा, 45, 47, 49, 51, दो चार पाँच हो गया, दो सात, दो नौ, 51 के बाद 53 और 55, 13 दो अंकीय क्रमागत विषम संख्या हो गया। अब बोलिए कि 13 दो अंकीय क्रमागत विषम संख्या है, तो आपको क्या बोले थे, क्रमागत संख्या रहता है तो उसका बीच का मान आपका माध्य होता है या एवरेज होता है। तो इसका 13 में बीच का मान क्या निकलेगा, 13 संख्या है तो 6 इधर 6 इधर, 12 हटा दीजिए, एक बचेगा, तो 5 और एक 6, ये एक साइड में, और 2 4 5, 2 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही हो गया ना, अभी 13 संख्या, अभी और आएगा इसमें, देखिए 55। चलिए इधर देखिए, अब थोड़ा लंबा से बताते हैं। तो देखिए जब ये आपका दिया हुआ था तो इसी के आधार पे आपको ये निकालना है। तो बोल रहा है ये 13, ये कितना हुआ, 13 अंक का दो, मतलब 13 संख्या है जो दो अंक का विषम संख्या है। अब इसका आपका क्या पूछा है, आपका माध्य यानी एवरेज पूछा है। तो देखिए क्या हुआ, लगातार क्रमागत संख्या रहेगा तो क्या बताए थे हम कि बीच का संख्या होना चाहिए। तो देखिए 13 संख्या है तो 6 इधर छोड़ दीजिए, 6 उधर छोड़ दीजिए, 12, एक बीच का, तो 1 2 3 4 5 6, यानी इधर छोड़ दीजिए, 2 4 5 6 इधर छूट गया, तो बचा क्या, 47, यानी 47 मेरा आंसर हो जाएगा, जो 13 अंकीय क्रमागत विषम संख्या का क्या हुआ, ये आपका एवरेज हुआ। ठीक है, जब आपको, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आपसे पूछे कि क्रमागत संख्या, लगातार क्रमागत संख्या है तो उसका आपका एवरेज निकालिए, यानी औसत निकालिए, माध्य निकालिए, तो आपका बीच का संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि पांच व्यक्तियों के किसी एक परिवार में, पांच व्यक्तियों के किसी एक परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय 10,000 रुपया प्रति माह है। उसी परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय क्या होगा यदि किसी एक व्यक्ति की औसत आय में इतना प्रति वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए पांच व्यक्ति है, ठीक है, पांच व्यक्ति है, क्या दिया हुआ है, औसत आय दिया हुआ है। तो देखिए पांच व्यक्ति है और औसत दिया हुआ है 10,000, तो कुल आय उस परिवार का कितना हो गया, 10,000 गुना 5, यानी 50,000, क्योंकि 10,000 औसत आय है और पांच व्यक्ति है, तो पांच आपको बताए थे कि औसत में संख्या से गुना कर दीजिएगा तो कुल आता है, यानी कुल पांच व्यक्तियों का कुल आय कितना हो गया, 50,000। अब देखिए अब बोला उसी परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय क्या होगा। अब फिर से पूछ रहा है कि पांच व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति औसत आय क्या होगा जब किसी एक व्यक्ति की आय में, इसी में से पांच है उसमें से किसी एक के आय में कितना का वृद्धि हो जाए प्रति वर्ष आपका। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रति माह है और यहाँ प्रति वर्ष है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि दोनों का देखना होगा आपको। तो देखिए ये तो प्रति माह निकला, ठीक है, आप पूछा क्या है, प्रति व्यक्ति औसत आय क्या होगी, प्रति व्यक्ति औसत आय, ठीक है, आपका वहीं पूछा है प्रति माह। अब देखिए अब बोल रहा है कि किसी एक व्यक्ति की आय में 1,20,000 प्रति वर्ष की वृद्धि हो जाए, तो एक माह में कितना की वृद्धि होगा, तो 1,20,000 एक साल में, 1,20,000 एक साल में, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो एक महीना में निकल जाएगा, तो 12 एकम 12 यानी 10,000, यानी एक महीना में एक व्यक्ति का 10,000 रुपया बढ़ जा रहा है, यानी 10,000 जो बढ़ रहा है तो 10,000 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60,000, यानी पांच व्यक्ति का अब कुल प्रति माह आय कितना हुआ 60,000, तब औसत नहीं निकलेगा। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होगा कुल, यानी कुल आय, यहाँ पे कुल आय और व्यक्ति, परिवार में जितना व्यक्ति है तो कुल आय प्रति माह अब कितना हो गया है 60,000, क्योंकि पहले था 50,000 पांच का, लेकिन बोल रहा है एक का आय एक साल में 1,20,000 बढ़ जा रहा है, यानी 12 महीने में 1,20,000 बढ़ रहा है, तो एक महीना में कितना 10,000 बढ़ा, तो 10,000 जोड़ देंगे तो पांच व्यक्ति का अब कितना हो गया 60,000, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12,000,
यानी अब नया जो औसत हुआ कितना निकल के आया, 12,000 रुपया आपका आंसर आया। तो देखिए ये नंबर, ठीक है। तो बस इस सभी क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, कुछ नहीं है, औसत दिया हुआ है और जितना वो संख्या दिया हुआ है उससे गुना करके कुल निकाल लीजिए। कुल निकाल के बाद देखिए कि क्या कर रहा है। अब यहाँ कुल निकाले तो 50,000 आया, बोल रहा है कि एक साल में 1,20,000 एक व्यक्ति का बढ़ जा रहा है, यानी एक महीना में निकाल लेंगे क्योंकि ये एक महीना में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने प्रथम तीन परीक्षणों में किसी छात्र का औसत प्राप्तांक n अंक है। यदि वह अपने चौथे परीक्षण में पिछले औसत प्राप्तांक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है तो प्रथम 4 परीक्षणों का औसत प्राप्त कीजिए। बोला द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इज फर्स्ट 3 टेस्ट, यानी कोई टेस्ट दे रहा है और पहला 3 टेस्ट में उसका मार्क्स एवरेज n रह रहा है। इफ ही स्कोर 20 मार्क्स मोर देन हिज प्रीवियस एवरेज इन 4th टेस्ट, यानी 3 टेस्ट में उसका मिला के और एवरेज निकाला जाए तो n आ रहा है, n मार्क्स आ रहा है। लेकिन बोल रहा है कि चौथा टेस्ट में वो काफ़ी अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रहा है, यानी बहुत प्रैक्टिस कर रहा है। यानी जैसे आप मेंस का आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो बहुत सारा लिख के आंसर जा रहा है तो आपका मार्क्स बढ़ेगा। तो ही बोल रहा है जो एवरेज मार्क्स है ना उससे 20 बढ़ जा रहा है, 20 मार्क्स मोर देन हिज प्रीवियस एवरेज। तो बोल रहा है 4th में, देन व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ 4th टेस्ट। तो कुछ नहीं है आपको 3 में देखिए, 3 में क्या है n है, यानी 3 टेस्ट में का एवरेज क्या है n, तो इसका टोटल कितना होगा 3n, क्योंकि क्या बताएं आप एवरेज यानी औसत दिया हुआ है, जितना संख्या है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कुल आएगा। तो उसका एवरेज यानी औसत है n मार्क्स और वो 3 कितने टेस्ट का है 3 टेस्ट का, तो 3 गुना n यानी इतना मार्क्स हो गया। अब बोल रहा है कि चौथा जो टेस्ट है ना, चौथा टेस्ट में कितना मार्क्स ला रहा है वो, जिसका जितना प्रीवियस एवरेज है उससे 20 ज्यादा, यानी n + 20। 3 टेस्ट में उसका कुल मार्क्स 3n रह रहा है और चौथा टेस्ट में आपका उसका मार्क्स n + 20 हो जा रहा है। तो 4 टेस्ट में टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 3n और प्लस n + 20, समझ रहे हैं ना। 3 टेस्ट में कुल मार्क्स उसका 3n, चौथा टेस्ट में कितना वो बोल रहा है कि जितना एवरेज है उससे 20 मार्क्स ज्यादा आ रहा है, तो एवरेज n और प्लस 20। तो 4 टेस्ट में टोटल मार्क्स कितना हो गया 3n + n + 20। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3n 1n 4n और प्लस 20, यानी 4 टेस्ट में उसका कुल मार्क्स इतना है, तो एवरेज नहीं निकलेगा। औसत बराबर क्या होता है कुल मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स है तो कुल मार्क्स बटा टेस्ट, जितना टेस्ट दिया हुआ है तो कुल मार्क्स कितना आ गया 4n + 20 और टेस्ट कितना दिया है 4। अब देखिए दिख रहा है ना इधर, दिख रहा है। तो अब देखिए अब क्या है, तब क्या 4 से डिवाइड कर दीजिए या 4 इसमें से कॉमन ले लीजिए। अब 4 से 4 कॉमन ले लेंगे तो n + 5 बचेगा और बटा 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा n + 5 मेरा मार्क्स n + 5 होगा। तो देखिए n + 5 कितना है, तो देखिए तो बोल रहा है चौथा टेस्ट के बाद अब उसका एवरेज क्या हो गया तो n + 5 हो गया, जो कि ऑप्शन में है। तो क्या था कुछ था नहीं, बस आपको पकड़ना था कि 3 टेस्ट में एवरेज दिया हुआ है तो एवरेज से 3 गुना कर देंगे तो टोटल मार्क्स 3 का आ गया। जब 3 का टोटल मार्क्स आ गया तो अब चौथा में बोल रहा है कि एवरेज से 20 ज्यादा ला रहा है, तो चौथा में कितना मार्क्स है n + 20 और पूरा का चारों का एवरेज पूछा है, तो चारों का एवरेज का मतलब चारों में कुल मार्क्स बटा 4। तो चारों का कुल मार्क्स जोड़ने के लिए 3 में जितना मार्क्स आया है प्लस चौथा में जितना मार्क्स आया है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो कुल आ रहा है 4n + 20। अब ये आ गया कुल मार्क्स 4 टेस्ट में और 4 से डिवाइड करेंगे तो औसत आ जाएगा, तो औसत आया n + 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शादी के समय एक औरत और उसके पति का औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब पूरे परिवार का औसत आयु कितना है। देखिए शादी के समय एक औरत वुमेन मान लीजिए और पति उसका हस्बैंड मान लीजिए, का औसत आयु कितना है, इस दोनों का औसत आयु 23 है। तो कुल आयु कितना हो जाएगा, दोनों का कुल आयु क्या हो जाएगा, कुल आयु क्या हो जाएगा 23 औसत है, 2 लोग हैं तो 23 दूना 46 वर्ष, दिख रहा है 46 वर्ष क्या हो गया 46 वर्ष एक औरत और उसके पति का उम्र हो गया। 5 वर्ष बाद बोल रहा है, अब देखिए अब 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद पति का भी 5 वर्ष उम्र बढ़ जाएगा और वो औरत है उसका भी बढ़ जाएगा, तो यानी 2 लोग हैं,
5 वर्ष बाद कुल आयु क्या होगा? पहले तो 46 था ही दोनों का, और 5 वर्ष पति का बढ़ा, 5 वर्ष यानी 2 लोग हैं और 5 वर्ष दोनों का बढ़ गया, तो 2 गुना 5 तो 46 और प्लस 10 यानी 56। 56 वर्ष हो गया। कितना? 56 वर्ष। 5 वर्ष बाद पत्नी और उस पति का उम्र कितना हो गया? 56 वर्ष। उसके बाद बोला है 5 वर्ष में ही उनके पास एक बच्चे हुए हैं और बच्चा का उम्र हो गया 1, यानी 2 अपने पति पत्नी यानी वाइफ हस्बैंड, और अब हो गया उसका पास बच्चा चाइल्ड का उम्र कितना हो गया? तो 56 वर्ष तो पति पत्नी का और 1 साल का बच्चा रहा यानी 57 वर्ष। अब देखिए, अब पूरे परिवार का औसत बताइए, तो पूरे परिवार का औसत क्या हो जाएगा? पूरे परिवार का कुल आयु, तो कुल आयु कितना निकल गया? 57। और परिवार में कितना व्यक्ति हो गया? एक पति, एक पत्नी और एक बच्चा, यानी 3। काटिएगा तो 3 एकम 3, 2 3 9 27, 19 वर्ष, यानी उस परिवार का औसत आयु कितना हो गया? 19 वर्ष। देखें क्वेश्चन। अब देखिए, हम आपको समझाने के लिए इतना किए हैं, नहीं तो आप बहुत इसको इजी, देखिए इतना हम आपको करके इसलिए बताएं क्योंकि आप समझें चीज़ों को। अब देखिए कैसे, अगर एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? एग्जाम हॉल में इतना थोड़े कोई लिखेगा। देखिए एग्जाम हॉल में अगर प्रैक्टिस करना है तो ऐसे करना होता है। देखिए जैसे ही हम बुकलेट पे पढ़ रहे हैं, बुकलेट पे ही मार्क करेंगे पेन से। अच्छा, शादी के समय औरत और पति यानी 2 लोग, 23 है, यानी 2 गुना 23 यानी 46। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अगर देखेंगे तब दोनों का उम्र कितना बढ़ जाएगा? 5 5 10 यानी 47 हो गया। अब पूरे परिवार, एक बच्चा भी ऐड हो जा रहा है, यानी एक बच्चा है। ठीक है, 46 1 47। अच्छा 46 से 3 दूना 4, 5 वर्ष बाद 5 दूना बस, ठीक है 6 4, अच्छा यहाँ 5 होगा, वहीं करें 47 कैसे? 6 और 4 1 5 56। अब 5 वर्ष बाद एक बच्चा जन्म हो रहा है जिसका 1 वर्ष उम्र हो रहा है, तो 1 वर्ष जल्दी यानी 57। 57 और कितना का हो गया? 3 लोग का, तो 19 आंसर, तो 19 मार देंगे आंसर। ठीक, तो ऐसे करेंगे बस, थोड़ा सा ऐसे होता है एग्जाम हॉल में, लेकिन हम समझाने के लिए थोड़ा सा आपको डिटेल समझा रहे हैं ताकि चीज़ें समझ लेंगे तो आप ऐसे करने लगेंगे। अब देखिए 10 संख्याओं का औसत 15 प्राप्त किया जाता है, बाद में पता चलता है कि औसत निकालते समय एक संख्या 36 को गलती से 26 लिख दिया गया, तो सही औसत बताइए। एक टाइप का ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, बोला 10 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो ठीक है 10 संख्या है और औसत 15 है, तो उसका टोटल कितना हो गया? 150। बाद में पता चलता है कि एक संख्या 36 था, गलती से 26 लिखा गया था, ठीक है, मतलब इसमें क्या लिखाया हुआ है? 26, तो टोटल हुआ 150, इसमें से 26 घटा लेंगे, जो 26 लिखा गया था गलती से बाहर कर लिए, लेकिन लिखना क्या था? 36, तो अब 36 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? तो 150 और 36 160 हो गया। ये कितना हो गया आपका? 160 हो गया। अब देखिए, अब 160 टोटल होगा, आई कितने संख्या का है? 10 का, तो औसत बराबर नहीं होगा? टोटल 60, 10 संख्या है तो 6, आंसर होगा 6। अच्छा गलत हो गया, क्या पूछ रहा है? सही औसत बताइए। 10 संख्या का औसत 15 प्राप्त किया जाता है, ठीक है, तो 10 150। बाद में पता चलता है कि औसत निकालते समय एक संख्या 36 को गलती से 26 लिखा गया था, तो 26 लिखा गया था तो 26 माइनस किए और 36 माइनस हो गया, 36 जोड़ दिए। यहाँ कुछ गलत हो गया क्या? 36 में से 26 गया तो 26 10 36 160। अच्छा 160, सॉरी 160 है ना, तो 6 नहीं 16 आ जाएगा। 160 तो ये करेंगे तो 16, यानी क्या आंसर आ गया? 16 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा सोचिए कि क्या हो रहा है। देखिए 10 संख्या का औसत 15 निकाला, यानी 10 संख्या का औसत पता 10 गुना 15 यानी 150, जितना 10 संख्या है उसका जोड़ेंगे तो 150 हुआ, ठीक है 150। बाद में पता चलता है कि 36 को गलती से 26 लिख दिए, यानी जो 150 आया टोटल जोड़ने पे 10 संख्याओं को, उसमें एक संख्या 26 था, तो मान के चलिए एक संख्या 26 था तो 26 घटा लिए, तो एक घटा लीजिए, तो क्या 10 में से 6 गया 4 और 5 हो गया, 4 में से 2 गया 2, 1 124 34 20 50, ठीक है 124। तो ये कितना हुआ? 9 संख्या का जोड़ हो गया ना। अब चलिए जब 26 हम गलती से जोड़ लिए तो 26 बाहर कर दिए, तो हम 36 जोड़ेंगे क्योंकि 10वां संख्या कौन है? 10वां संख्या 36 है, तो 36 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 6 4 10 के 0, 4 3 2 5 1 6 या 160, तो 160 आ गया। यानी 10 संख्याओं का रियल जोड़, ये रियल योग 160 होगा, और इसका एवरेज निकालना है तो 10 है तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 16।
तो 16 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी प्रश्नोत्तरी में नहीं की गणना -1 है, हाँ की गणना +1 है तथा पता नहीं की गणना 0 है, तो 5 नहीं 15 हाँ तथा 5 पता नहीं का औसत मान बताइए। ठीक है, अब देखिए 5 नहीं है तो 5 नहीं है का क्या मान दिया हुआ है, नहीं के लिए गणना -1 है तो -1 से गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 नहीं हो गया, 15 हाँ है, 15 हाँ के लिए क्या है, हाँ की गणना 1 से करेंगे। ठीक है, और 5 पता नहीं है, 5 पता नहीं है, पता नहीं की गणना 0 से करना है, 0 हो गया। अब देखिए मान के लिए कोई क्वेश्चन आदमी, मानिए एक क्वेश्चन का होगा, 5 क्वेश्चन है जिसका नहीं आंसर दिए -1 मिल गया, 15 क्वेश्चन जिसका हाँ मिले +1 मिला, और 5 पता नहीं उसके लिए 0 मिला। ऐसे भी है, मान के लिए गलत जवाब दीजिएगा तो -1, अगर सही जवाब दीजिएगा तो +1, और नहीं दीजिएगा तो कुछ नहीं। मानिए आपका क्वेश्चन पैटर्न का ही क्वेश्चन है। तो देखिए अब जब 5 क्वेश्चन जब नहीं जवाब दिए तो -1 मिला, 15 पे 1 नंबर मिला, अब 5 पे 0। अब बोला है कि इसका औसत बताइए, तो औसत के लिए क्या होता है, ऊपर कुल योग, तो इसको जोड़ दीजिए जितना मार्क्स आया। अब कितना क्वेश्चन का आंसर दिया है वो, तो 5 नहीं दिया है, 15 हाँ दिया है, 5 पता नहीं, यानी 5 15 20 5 25 दिया है, तो 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 15 5 20 5 25। अब देखिए ऊपर 5 - 5 होगा, 15 एकम 15 और 5 0 0 बटा 25। अब देखिए 15 में से 5 गया 10 बटा 25, अब 5 दूना 10 50 25, अब 5 0.5 चौको 20, यानी 0.05 मेरा आंसर आ गया। क्या होगा, 0.05 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं कि बस आपको कुछ नहीं, घबराना नहीं है, धैर्य यानी पैसेंस रखना है थोड़ा सा, और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ हम बना लेंगे क्वेश्चन। हमको एवरेज का पूरा कंसेप्ट क्लियर है, थ्योरी हमें मालूम है, बस एक फार्मूला है, वो भी फार्मूला के नाम पे कुछ नहीं है, औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या, यानी सम ऑफ द डेटा बाय नंबर ऑफ द डेटा। उसी से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और धैर्य रख के आपको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 से 45 तक की सभी सम संख्याओं का औसत तथा सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1 से 45 तक का, अब आपको एक क्वेश्चन देखेंगे 1 से हमको 1 से 45 तक। अब बस देखिए, अब इसमें आपको याद आ रहा होगा कि थ्योरी में हम बताए थे कि क्रमागत विषम संख्या, प्रथम n क्रमागत विषम संख्या का क्या होगा, n+1, प्रथम क्रमागत सम संख्या का क्या होगा, n, और प्रथम क्रमागत प्राकृतिक संख्या का n+1/2, यही होगा ना, आपको हम बताए हुए हैं थ्योरी में। किसका, सम संख्या का m+1, सम संख्या का n+1, विषम संख्या का n, और प्राकृतिक संख्या का ये क्या है, तो ये औसत है। तब पूछ रहा है 1 से 45 तक की सभी सम संख्या, अगर हमको मालूम चल जाए कि 1 से 45 तक में कितना सम संख्या आएगा, तो जितना सम संख्या उसका एक ज़्यादा जोड़ देंगे तो औसत निकल गया। अगर 1 से 45 तक अगर हमें ये पता चल जाए कितना सम संख्या है, विषम संख्या है, तो जितना विषम संख्या उतना ही औसत, तो n, इसका तो जरूरत नहीं है। ठीक है, अब 1 से 45 तक का देखिए कि कैसे सम संख्या और विषम संख्या जरे। अब देखिए 1 से 45 तक तो छोटा डिजिट है, 1 से 45 तक छोटा डिजिट है, तो आप ऐसे भी काउंट करके देख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए बहुत ज़्यादा रहे तो कैसे मिलेंगे, तो 1 से 45 तक सम संख्या कितना होगा, 1 से 45 तक सम संख्या बराबर क्या होगा, तो देखिए सम संख्या निकालेंगे 44। अब देखिए 1 से 45 है तो एक कम कर देंगे, 44/2, यानी क्या है 22, यानी 22 वो है जो सम संख्या होगा 1 से 45 के बीच में। कितना हो गया, 22। तो फिर विषम संख्या कितना होगा, विषम संख्या क्या होगा, तो विषम संख्या होगा कि 45 + 1/2, तो 45 + 1/2 कितना हो गया, 46/2, और 46/2 हो गया तो 46/2, तो क्या हो गया 23। यानी 1 से 45 के बीच में, 1 से 45 के बीच में सम संख्या कितना है 22, और 1 से 45 के बीच में विषम संख्या कितना है 23। अब ये निकल गया तो क्या आपको दिक्कत है औसत निकालने के लिए, नहीं, आपको पता है कि प्रथम लगातार n सम संख्या का औसत n+1, तो सम संख्या कितना है 22 को, यानी प्रथम लगातार 22 सम संख्याओं का कितना हो जाएगा औसत, 22 + 1 23। तो देखिए
तो सम संख्या का औसत कितना हो जाएगा 23। चलिए, प्रथम लगातार 23 संख्याओं विषम संख्याओं का औसत n यानी 23, यानी दोनों का 23। कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए कुछ हम यूपीएससी का क्वेश्चन भी करा रहे हैं जो बीपीएससी में आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है और मैथ रीजनिंग में काम आता है। ये सब यूपी मैक्सिमम क्वेश्चन यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, ये सब जहाँ पे सीसेट या जहाँ पे आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आते हैं वहाँ से हमने कवर किया है, ताकि आपको वही पैटर्न का क्वेश्चन मिले जो अभी पीसीएस में पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन शायद यूपीएससी में पूछा हुआ है। एक अच्छा क्वेश्चन था कि 1 से 45 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। देखिए कभी कभी क्या होगा कि ऐसा क्वेश्चन आए ना 1 से 45 तक, मान के लिए सब आपको नहीं पता है कि हाँ सम संख्या क्या होगा, विषम संख्या कितना होगा, कैसे निकलेगा। मान के लिए 1 से 45 में 44 कैसे आपको आएगा। तो हमेशा जितना से जितना के बीच में सम संख्या निकालना है तो जब फाइनल में से एक कम करके बटा 2 करना होता है। विषम संख्या निकालना है तो फाइनल में से एक ज़्यादा करके बाई 2 करना होता है, तो विषम संख्या निकलता है। ठीक है, नहीं होता है तो 1 से 45 तक लिख लेंगे। अब 1 से 45 तक में हम सम संख्या नहीं लिख सकते हैं। सम होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 हो गया सम संख्या। अब सम संख्या गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 22 को सम संख्या आ रहा है। देखिए 22 को सम संख्या आ रहा है। अब जैसे ही जाने कि 22 को सम संख्या आ रहा है तो इसका सम संख्या प्रथम n लगातार है तो n+1 होगा यानी 23 होगा, यानी सम संख्या का औसत 23 होगा। तो देखिए 23 कहाँ कहाँ है, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्योंकि 24 है। सम का पहले पूछा है सम संख्या, तब तो 23 ये दोनों होगा। अब 23 24 दिखना है। अब सम संख्या जोड़ लीजिए। अब मान के चलिए कि हर के बीच में तो 1 से वो स्टार्ट होगा और वो 45 तक जाएगा। हर से स्टार्ट होगा 1 से 45 तक जाएगा, तो मानिए तो एक वो एक्स्ट्रा बढ़ेगा, नहीं तो नहीं होता था। लिख लीजिए 1, 3, 5, 7 जोड़ लीजिए एक बार। मानिए आधा 1 सेकंड ज़्यादा, 1 मिनट ज़्यादा लग गया। 1 मिनट में एक आंसर, एक नंबर तो आपको क्लियर कट आ गया, निगेटिव तो नहीं जाएगा। 23 वो भी आएगा तो 23 आंसर हो गया। ठीक है, नहीं तो आपको ये थोड़ा सा समझना होगा कि 1 से 45 तक अगर ये 50 रहता तो 1 से 50 रहता तो 50 रहता तो क्या करते हैं, 1 से 52 रहता देखिए तो क्या करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ देखना रहता है। नेक्स्ट देखिए, बोला कि एक कारखाने में 10% का वेतन 20,000 है, 30% का वेतन 25,000 है, 50% का वेतन 30,000 है, 10% कर्मचारियों का वेतन 40% है, तो औसत वेतन कितना है। ठीक है, ये परसेंटेज का भी मिला जुला क्वेश्चन है। अब देखिए याद रखिए 10%, 30%, 40%, 50, 90%, 10% यानी 100% आ रहा है। यानी जो कारखाना है उसमें 100% जितना लेबर है या जितना मजदूर है जितना कर्मी है सबका वेतन दे दिया है, यानी 100% है। ठीक है, अब बोलिए 10% का वेतन इतना है, 10% का वेतन इतना है, तो अब कहिएगा कि सर कैसे हम मानेंगे कि कितना लोग का वेतन है, क्योंकि औसत में 10 तो औसत वेतन निकालिए। ठीक है, 10% का यानी मानो 10 लोग का इतना वेतन है, तो कम से कम वेतन। ठीक है, औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्या, कुल योग बटा संख्या। अब देखिए कुल योग, अगर इस कारखाने में वेतन का औसत पूछ रहा है, यानी इस कारखाने से कुल वेतन कितना मिलना है वो निकालना होगा बटा कुल कर्मचारी की संख्या। तो कुल वेतन कैसे निकलेगा, मानिए कि 10% का इतना है, 30% का इतना, 50% का इतना, 10%, तो कितना इसमें कारखाने में कर्मी काम कर रहे हैं वो नहीं पता है, लेकिन परसेंटेज कहीं भी रहे तो 100 मान लेंगे। तो मान लीजिए कि वो फैक्ट्री में 100 लोग काम कर रहा है, मान लीजिए। ठीक है, 100 लोग जैसे ही काम कर रहा है तो 100 10% कितना होगा, 100 का 10% 10, तो 10 लोग का वेतन आपका कितना है, 20,000 है। तो क्या हो जाएगा 20,000 और एक जीरो और 100 लोग काम कर रहे हैं यानी 10% का 10। अब 30% क्या है 30, 30 लोगों का वेतन कितना है 25,000, तो 25,000, तो 25 दिया 75 और 1,004। ठीक है, उसके बाद बोला है 50% कर्मियों का वेतन 30,000 यानी 100 का 50% 50, इसका कितना है 30,000, तो 5×3 = 15 और 1,000, 5×3 = 15, 2 4 1 5 इतना। और उसके बाद कितना 10% कर्मियों का वेतन कितना है 40% यानी 10 गुना 40, तो 40,000 एक जीरो। ठीक है, अब देखिए 10
30 40 50 90 10 100, यानी कितना कर्मी हो गया 100 कर्मी। इसका टोटल वेतन दिख रहा है क्या? चलिए नहीं दिख रहा है, यहाँ तक देखिए। अब इसका टोटल जोड़ लीजिए तो देखिए 2 लाख 7 9 लाख और ये 2 4 5 15 लाख है, 40 2 4 5 4 लाख है, तो 15 4 19 19 और 7 26 26 2 28 28,500, यानी 28 लाख 28 लाख होना चाहिए ना। 2 4 5 4 लाख 15 19 7 19 7 26 2 28 लाख 50,000, 28 लाख 50,000 50,000 टोटल वेतन हुआ। मतलब 100 कर्मी का टोटल वेतन कितना है? इतना। तो कुल वेतन इतना, कर्मी कितना 100, तो 100 से करेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, 28,500, यानी आपका 28,500 औसत वेतन उस कारखाने में कर्मियों का है। तो यहाँ पे क्या करना था, सिर्फ मान लेना था, परसेंटेज है तो 100 मान लेंगे। मान लीजिए कि कारखाने में 100 लोग काम कर रहे हैं तो 100 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। आप कहिएगा सर 100 लोग क्यों मान लिए, क्या कर अपने घर की खेती है? तो नहीं, देखिए आप मान लीजिए कि इस कंपनी में, इस कारखाने में 1000 लोग हैं, या 100 मानिए 200 मानिए 300 मानिए, कोई मतलब नहीं है। जैसे ही अगर मानिए 200 मानिएगा, 200 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो 200 का 20% कितना होगा 20, तो यहाँ 20 से करेंगे। 200 का 30% कितना होगा 60, तो 60 से करेंगे। 200 का 50% क्या होगा 100, तो 100 से करेंगे। और 200 का 10% करेंगे तो 20। अब सब गुना करेंगे या फिर 100 करेंगे तो यहाँ इसका दुगुना आएगा और यहाँ 200 हो जाएगा, तो बात बराबर है, क्योंकि भाग कर रहे हैं, जितना ऊपर नीचे गुना करेंगे बात बराबर, इसलिए हम 100 पर है, परसेंट है तो 100 मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा का औसत अंक, एक कक्षा का औसत अंक 40 है। कक्षा के एक छात्र को हटाने पर यह पाया गया कि कक्षा का नया औसत 30 हो गया। यह भी देखा गया कि इन बचे हुए छात्रों के अंकों का कुल योग पूर्ण कक्षा के कुल योग का 60% है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताइए, ठीक है। अब कक्षा में कुल छात्र मान लीजिए कुल छात्र कितना है x है, कुल छात्र कितना है मान लीजिए x, कुल छात्र x है। अब x है तो औसत 40 है, यानी कुल अंक कितना हो जाएगा 40 औसत है और कक्षा में x है, यानी x गुना 40, यानी 40x, कुल अंक कितना हुआ। अब बोला एक छात्र को हटा दीजिए, हटाने पे पाया गया, अब एक छात्र हट जाएगा, तो मानिए छात्र x है, तो यहाँ पे कितना जाएगा x - 1 छात्र, एक छात्र हटेगा तो x - 1 ही छात्र बचेगा ना। पाया गया कक्षा का नया औसत 30 हो जा रहा है, यानी नया औसत 30 हो जा रहा है, तो यहाँ पे कुल अंक कितना होगा, कुल अंक छात्र कितना है x - 1 और उसका औसत है 30, तो इतना कुल अंक हो गया। कुल अंक यह भी देखा गया कि इन बचे हुए छात्रों के अंकों का कुल योग पूर्ण कक्षा के कुल योग का 60% है। मतलब बचा हुआ छात्र कितना है x - 1, छात्रों के अंकों का कुल योग, तो अंकों का कुल योग कितना है इतना, x - 1 छात्र का कुल अंक कितना है इतना, तो x - 1 इंटू 30। पूर्ण कक्षा के कुल योग, पूर्ण कक्षा में कितना कुल योग है इतना 40x। तब बोल पढ़िए, इन बचे हुए छात्रों के अंकों का, बचा हुआ छात्रों के अंकों का कुल योग पूर्ण कक्षा, यानी जब पूरा x था तो पूर्ण कक्षा के कुल योग का 60% है, यानी इसका ये 60% है, यानी इसमें 60 से गुना कर देंगे, 60/100 से। अब देखिए जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो बता देंगे, बहुत अच्छा से वहाँ भी डिटेल पढ़ाएंगे। जैसे एवरेज 2 लेक्चर में पढ़ा रहे हैं वैसे ही वहाँ भी 2 लेक्चर में पढ़ाएंगे, क्योंकि एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और प्रॉफिट लॉस, ये सब आपका डीआई का मतलब बोलते हैं ना पिलर है, क्योंकि हर क्वेश्चन में उस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, एवरेज से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, अनुपात समानुपात जिसको बोलते हैं, और आपका एवरेज प्रतिशत, परसेंटेज प्रतिशत से। तो देखिए अब ये हो गया, तो सॉल्व कर लीजिए। तो आपको दिख रहा होगा, सॉल्व करने आता होगा, तो 30 दूना 60 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो देखिए ये कट जाएगा आपका 2 से 50 और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी इधर तो बचा 4x/5 और इधर बचा कितना है x - 1। अब देखिए इधर उधर करना होगा, इधर ले आइए, तो 5 से गुना कर दीजिए x - 1 में, और उधर बचा आपका 4x, तो इधर बचा 5x - 5 बराबर 4x। 4x को इधर ले आइए, 4x बराबर 5 को उधर ले जाइए 5, और 5x में से 4 गया x बराबर 5, यानी आपका क्या हो गया x बराबर 5, यानी कुल छात्र वो कक्षा में कितना था 5 ही था, कुल छात्र उस कक्षा में कितना थे 5 थे। तो बस आपको इसमें क्या करना था, जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे आपको कर देना था। कैसे कि हम बोल रहे हैं एक कक्षा में पूछा है, कक्षा में कुल छात्र मान लीजिए कुल छात्र x है, अब बोला कुल छात्र का औसत 40 है, यानी 40 का कुल छात्र x, तो 40x उसका कुल अंक हो गया, ठीक है।
बोला एक छात्र हैं जो भाई बेचारे भाग जा रहे हैं, हटा दिया जा रहा है किसी कारण, वो नहीं पढ़ने में उनको मन लग रहा होगा तो उनको हटा दिया गया। जब हटा दिया गया जैसे ही, तो हटाया गया तो क्या बचा है, एक्स माइनस वन छात्र। अब उसका बोला है कि औसत 30 हो गया, तो एक्स माइनस वन गुना 30। ठीक है। उसके बाद एक स्टेटमेंट बोला, कि बोला कि बचे हुए छात्रों का कुल अंक, तो बचे हुए छात्रों का कुल अंक क्या है, ए, और पूर्ण कक्षा के छात्रों का कुल अंक ए है। तो बोल रहा है ये जो है ना, इसका 60% है। तो वहीं लिखे इतना बराबर इतना का 60%, यानी इतना का 60% क्या है, ये है। तो बराबर किए, सॉल्व किए, आंसर आ गया एक्स बराबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तीन व्यक्तियों का औसत वजन, तीन व्यक्तियों का औसत वजन 140 किग्रा है। इन तीनों व्यक्तियों के वजन का अनुपात इतना है, तो सबसे भारी व्यक्ति का वजन बता दीजिए। तो देखिए तीन है, और तीन का औसत कितना है 140, यानी 14 3 42 420 किग्रा। तीनों का वजन कितना निकला, किग्रा नहीं होगा, किग्रा होगा, केजी है, 420 केजी। ठीक है, किग्रा। इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ लेंगे, उनको अगर ये किग्रा और ये सब नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ दोनों में पढ़ेंगे, दोनों में बताएंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं, जहाँ टेक्निकल वर्ड होगा वहाँ पे बता देंगे। बाकी हिंदी वाले को पढ़ के बता दे रहे हैं। ऐसे लिखा हुआ है, इन केजी सब कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे भारी व्यक्ति, अब बोल रहा है कि ये क्या हो गया, तीन व्यक्तियों का कुल वजन हो गया 420। बोला इन तीनों व्यक्तियों का वजन का अनुपात इतना है। तो अनुपात वाला कंसेप्ट में आप जानते हैं कि अनुपात ए है, तो यानी हम इसको क्या मान सकते हैं, एक्स 2x 4x, ऐसे मान सकते हैं, या ऐसे मानेंगे, माने 1 2 4 के अनुपात में। तो पहला का मान लीजिए x है वजन, दूसरा का मान लीजिए 2x हो गया, तो तीसरा का क्या होगा 4x, यही होगा ना वजन। तो बोल रहा है कि हमें तीन व्यक्ति का कुल वजन इतना निकाले हैं, और तीन व्यक्ति का वजन इतना है, वन, ये वन का है, दूसरा का है, तीसरा का है। तो तीनों को जोड़ेंगे ना, तो 4 2 6 x 7x, यानी तीन व्यक्ति का कुल वजन 7x है, और एक जगह बोल रहा है कि कुल वजन इतना है, तो दोनों बराबर होगा। तो 7x बराबर 420, तो x बराबर क्या हो जाएगा 420/7, और कीजिएगा 60 केजी। अब x बराबर 60 केजी निकला, तो पूछ रहा है सबसे भारी व्यक्ति। अब देखिए क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बहुत बार ऐसे करेगा कि जैसे 60 आया ना, तो आपको एक ऑप्शन में 60 रहेगा। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन में 60 है, यहाँ तो मानिए सी में है, बहुत किसी सेट में ये 60 नंबर ए ही पे होगा, ए नंबर में 60 की ग्रह होगा, 60 केजी। जैसे ही एक्स बराबर 60 आया, थोड़ा सा एग्जाम का प्रेशर और टाइम कम, 42 सेकेंड ही है क्वेश्चन PT1 में बनाने के लिए, बीपीएससी पीटी में। तो जैसे ही टाइम का प्रेशर रहता है, तो आदमी जैसे ही 60 आया देखता है ऑप्शन ए मार देता 60। अब वो ये नहीं देखता कि क्या पूछ रहा है, सबसे भारी व्यक्ति का वजन पूछ रहा है, सबसे हल्का का नहीं, हल्का का पूछेगा तो 60। अब देखिए एक्स का वैल्यू 60 है, तो एक्स बराबर 60, 2x है तो 2 गुना 60 यानी 120, और 4x है तो 4 गुना 60 यानी 240। तो क्या निकल रहा है, एक व्यक्ति का वजन 60, दूसरे व्यक्ति का 120, तीसरे व्यक्ति का 240। तो सबसे भारी कौन हुआ, 240 वाला, यानी 240 वाला ऑप्शन होगा। तो देखिए 240 इसमें है, डी में। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन जब हल्का रहे ना, तो थोड़ा ऑप्शन पे जरूर गौर कर लीजिएगा क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x1 x2 x3, x1 x2 x3 का औसत 14 है। क्या है, x1 x2 x3 का औसत 14 है, x2 x3 के योग का 2 गुना 30 है, तो x1 का मान है। ठीक है, अब देखिए इसका औसत है, तो औसत बराबर क्या हो, ऐसे तो डायरेक्ट कर ले, लेकिन देख लीजिए औसत बराबर क्या होगा। मान लीजिए औसत अगर इसका 3 का है, 3 चीज़ है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। औसत क्या दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 14, 14 बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। ये 3 जाएगा तो 14 गुना 3 बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3, और 14 तो क्या हो गया 42, x1 x2 प्लस x3, ये आ गया, रहने दीजिए। अब बोल रहा है कि x1 x2 x3 बराबर 42 है। अब पूछा है x2 x3 के योग, अब बोल रहा है कि x2 और x3 का योग का 2 गुना 30 है, इसका 2 गुना 30 है, यानी 2 गुना इसे कीजिए 30 के बराबर कर लीजिए। बोल रहा है x1 x3 x1 x2 प्लस x3 का योग का 2 गुना 30 है, इसका 2 गुना 30 है, यानी इसमें 2 गुना करेंगे, जिसमें बोलता है उसमें करते हैं। बोला इसका 2 गुना 30 है, तो 2 गुना इसमें करेंगे तो 30 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2 से इधर क्या हो जाएगा x2 प्लस x3 बराबर 30, और उधर गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, यानी 15। अब देखिए x2 x3 का वैल्यू कितना है 15, तो x2 x3 का वैल्यू इधर 15 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 42 बराबर x1 प्लस
15 हो गया। अब देखिए उधर क्या है, 42 बराबर x1 प्लस 15 है, तो इधर ला दीजिए 42 माइनस 15 बराबर x1। अब देखिए 12 में से 5 गया 7, 4 हो गया, 3 में से गया 2, यानी x1 बराबर मेरा आ गया क्या, 27, 5 32 10 42, ठीक है 27। तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, x1 का ही वैल्यू पूछ दिया, तो x1 का वैल्यू ही 27 आ रहा है, यानी ऑप्शन मार दीजिए। अगर वहीं x2 पूछता तो फिर आपको x2 किसी एक में वैल्यू में रखना पड़ता है यहाँ, जैसे x2 अभी x2 x3 है तो यहाँ डालना पड़ता आपको, किस कहाँ है यहाँ पे, फिर x1 x2 निकालना पड़ता, ठीक है, वो x1 का ही पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि तीनों छात्र समान आयु के हों और शिक्षक एवं प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 हो तो शिक्षक की आयु कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला एक शिक्षक है और 3 छात्र है, यानी 4 लोग हो गए, कि औसत आयु 20 है, यानी 4 गुना 20 यानी 80 वर्ष इन लोगों का कुल आयु हो गया। कितने कितने का, शिक्षक और 3 छात्र। यदि तीनों छात्र समान आयु के हैं और शिक्षक एवं प्रत्येक छात्र, अब देखिए समान आयु के, मान लीजिए कि छात्र का आयु x है, शिक्षक एवं प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 है, तो मान लीजिए शिक्षक का उम्र, मान लीजिए शिक्षक और प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 है, ठीक है। मान लीजिए 3 छात्र समान आयु के हैं, तो एक का आयु x वर्ष है, तो शिक्षक का कितना हो जाएगा, x प्लस 20, क्योंकि शिक्षक तो बड़े ना होगा। अब ऐसा तो नहीं मानेंगे ना कि हमारा 20 साल उम्र है और हमारे शिक्षक 10 साल के होंगे, नहीं, समान सी बात है कि शिक्षक बड़े उम्र के होंगे। तो जब मान लिए कि आयु, तीनों छात्र का आयु x है, मतलब समान है, तो एक का आयु x है और शिक्षक और प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 है, यानी x प्लस 20 होगा, ठीक है। तो शिक्षक की आयु कितनी है, अब देखिए ये टीचर का आयु है x प्लस 20, तो एक उधर टीचर है, ठीक है, और एक छात्र का आयु x है, तो 3 छात्र है तो 3x हो गया, 3x। तो एक टीचर का उम्र और 3 छात्र का उम्र दोनों को मिला लेंगे, तो एक टीचर और 3 छात्र यानी 4 लोग का कुल उम्र, और 4 लोग का कुल उम्र कितना आया है 80, यानी इसको बराबर कर लेंगे 80 और सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पे x है प्लस यहाँ पे 20 है प्लस 3x है बराबर 80 है। अब देखिए x और 3x हो जाएगा 4x, और यहाँ 80 है, इधर प्लस में 20 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 20, तो 80 में से 20 जाएगा तो 60, यानी आपका आ गया 4x बराबर 60, तो x बराबर 60/4 यानी 15, यानी x बराबर निकल गया मेरा 15, यानी x किसको माने हैं, छात्र का उम्र माने हैं, छात्र का आयु माने हैं, तो छात्र का आयु निकल गया हमारा 15 वर्ष। लेकिन पूछ किसका रहा है, शिक्षक का बताइए, तो शिक्षक का बताइए, तो शिक्षक और छात्र में कितना का अंतर है, ये टीचर का है ना, 20 साल बढ़ा दीजिए, तो 20 15 35, देखिए 35 होगा, ठीक है, तो कितना हो गया 35 उसका उम्र हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि कंसिस्ट द फॉलोइंग डेटा, यानी 20 नंबर क्वेश्चन है कि लड़कियां 9 और 8 है, लड़के 8, ये भी एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है, देख लीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द अबव टेबल। अब देखिए लड़कियां हैं, इसको मान लीजिए गर्ल्स और इसको मान लीजिए बॉयज़, तो जितना गर्ल्स हैं उनका एवरेज 8 है इंग्लिश में, अंग्रेजी में, और उसका एवरेज कितना है 8 है हिंदी में, और बॉयज़ का है, जितना भी बॉयज़ होगा, बॉयज़ का हमको पता नहीं कितना है, उनका अंग्रेजी में एवरेज, अंग्रेजी में प्राप्तांक यानी एवरेज 8 है और 7 है, तो कुल माध्यम मतलब दोनों का ले लेंगे, लड़का और लड़की के दोनों का, तब एवरेज इतना आ रहा है, तो फिर इसका हिंदी में एवरेज क्या होगा, यहीं आपसे पूछा गया है। तो देखिए अब मान लीजिए कि जी, चलिए जी छोड़िए, जी एक्स में आपको नहीं कन्फ्यूज हो रहा, यहाँ पे एक्स लिख दिया है, तो मान लीजिए कि क्या करा जाए, यहाँ पे मान लीजिए कि पी है, चलिए बड़ा वाला मान लेते हैं, एक्स, देखिए एक्स और वाई, एक्स लड़की है तो एक्स लड़की और उसका एवरेज 9, तो क्या हो जाएगा 9x, एक्स लड़की और एवरेज मार्क्स 9 है, तो 9 गुना एक्स कुल मार्क्स 9x, वाई लड़का है और 8 उसका एवरेज है यानी 8x, यानी कुल मार्क्स, ठीक है। अब देखिए कुल का एवरेज है, तो कुल का एवरेज निकालने के लिए क्या किया होगा, आपको इस दोनों को जोड़ा होगा, 9x प्लस 8x कुल, यानी एक्स लड़की का अंग्रेजी में कुल मार्क्स इतना, वाई लड़के का कुल मार्क्स इतना, दोनों का जोड़ दिया कुल मार्क्स, और कितना लड़का लड़की है तो एक्स प्लस वाई, अच्छा छोटे एक्स प्लस, अच्छा ये वाई होगा, ठीक है, एक्स प्लस वाई। अब देखिए
अब इतना बराबर क्या दिया हुआ है, हमारा 8.8 दिया हुआ है कि इतना एवरेज है। ठीक, अब देखिए ये तो एक के लिए निकल गया, अब हमको इसके लिए भी तो देखना है, तो ये क्या हो जाएगा 8x, एक्स और वाई मान लीजिए सिंपल, और 7y, तो इसके लिए क्या है 8x प्लस 7y बटा x प्लस वाई बराबर हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए कैसे निकलेगा। अब इसको निकालने के लिए क्या कैलकुलेट करना है, कुछ और नहीं है इसमें। अब इसमें क्या कैलकुलेट करना है, 9x कैलकुलेट करना होगा कि आपको इधर ले जाना होगा इसको, या हम सोच रहे हैं कि कैलकुलेट कैसे करें कि ज़्यादा इजी हो जाए। अगर इधर ले जाएंगे तो एक्स वाई निकलेगा, और एक्स वाई निकलेगा तो आपका बात बन जाएगा 9x 8y 8 गुना एक्स। ठीक है, दोनों का कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब देखिए कुल मार्क्स पूछ दिया है, ठीक है। अब इसको 8.8 दिया हुआ है, तो ठीक है ऐसे कर लीजिए। यहाँ देखिए इधर दिया हुआ है 9x प्लस 8x बटा, अब बटा को इधर ले जाइए, तो 8.8 है और गुना x प्लस वाई होगा। ठीक है, अब नीचे देखिए 9x प्लस 8x बराबर 8.8x और प्लस 8.8y। अब देखिए ये 9x है, तो इधर x वाले को इधर ले आइए 8x, और इधर 8 अच्छा दोनों 8y होगा ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे y होगा। देखिए 8y, तो 8.8y और इधर जाएगा तो 8y। ठीक है, अब 9 में से x जाएगा तो क्या 0.2x बराबर 0.2y। अब देखिए 0.2 0 पॉइंट कैंसिल, यानी x बराबर y बोल रहा है। x बराबर y आ गया, तो x बराबर y कैसे आएगा, x बराबर y तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि 9x प्लस 8y ठीक है बराबर 8.8xy। ठीक है, 9x 8x 8y, तो 0.2 और 0.8, अच्छा इधर कुछ हाँ ये गलत है, देखिए कैसे। इधर तो 9 में से 8.8 जाएगा तो 0.2 ठीक है, इधर 8.8 में से 8 जाएगा तो 0.2 नहीं ना 0.8 आएगा ना, 0.8 आएगा। अब देखिए हाँ यही गलत हो गया था। अब देखिए 0.8 आएगा, तो अब क्या हो गया, अब ये आप 0.2 और इधर लाइए 0.8, एक्स है इधर वाई है, अब इसको काटिएगा तो 4 होगा, यानी एक्स बराबर 4y, यानी एक्स बटा वाई बराबर 4। इसका अब यूज आपको करना होगा तो एक्स निकलेगा। अब देखिए इसका एवरेज यही निकला है, तो एक्स बराबर क्या है 4y, तो इसमें डाल दीजिए एक्स बराबर 4y, आपका बन जाएगा। तो एक्स बराबर यानी 8 गुना 4y प्लस 7y बटा 4y प्लस वाई। देखिए 8 चुका 32y और 7, 32 और 7 39y बटा 4 1 5y, तो y से y कैंसिल, तो यह आ गया 39 बटा 5, तो 5 8 40 होगा, लगभग 5 7 35 4 40 5 8 40, यानी 7.8 आपका आंसर निकल के आएगा। तो 7.8 देखिए ऑप्शन, कुछ नहीं था, एक दिया हुआ है तो दूसरा निकालना है, इसके लिए एवरेज लगा दिए, सॉल्व करके हम एक्स वाई में एक रिलेशन निकालें और यहाँ बना लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बल्लेबाज का उसकी 50वीं पारी के बाद औसत इतना है, 50 पारी के बाद इतना है, 60वीं पारी के बाद उसका औसत इतना बढ़ जाता है, पिछली 10 पारियों में उसका औसत स्कोर क्या था बताइए। अब देखिए 50 पारी में उसका क्या है औसत 46.4, तो यानी कुल रन कितना हो जाएगा 50 गुना 46.4, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और हो जाएगा ये 5 चौको 20 2 5 36 2 32 3 5 चौको 20 3 23, इतना रन हो जाएगा। और एक 10 50 पारी है ना, 50 पारी में 46 का स्कोर है, ठीक है 2320, ठीक है 1 जीरो हट जाएगा, 5 चौको 20 के जीरो 2 5 छक 30 32 और 5 चौको 20 23, इतना रन हो गया। अब बोला है 60 पारी के बाद, 60 पारी के बाद उसका औसत कितना बढ़ रहा है 2.6 से बढ़ जा रहा है, यानी औसत इतना था, तो 46.4 और प्लस 2.6, ये कितना आ जाएगा 6 6 12 नहीं 6 4 0 6 4 10 के जीरो, एक हाथ से लिएगा 2 1 3 6 9 और 4 और 1.49, 46 4 46 47 49, ठीक है 49, तो इसमें टोटल रन कितना हो गया 60 गुना 49। तो अब इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 9 54 के 4 5 6 चौक 25 29 0, इतना 6 25 3000 होता है और 40 2940। अब देखिए
अब ये गुना करके निकाल लिए, जो जो दिया है वही किए। 50 पारी में एवरेज इतना दिया है, तो 50 गुना इतना करेंगे तो इतना टोटल रन 50 पारी में, ठीक है। 60 पारी का एवरेज बोल रहा है कि पिछला से 2.6 बढ़ जा रहा है, यानी इसमें 2.6 ऐड कर लेंगे तो 49 आया, यानी 60 पारी का एवरेज 49 है, तो 60 गुना 49 यानी 2940, यानी 60 पारी में उसका रन कितना हो गया 2940। तो देखिए 50 पारी में इतना है और 60 पारी में इतना है, तो दोनों माइनस कर देंगे तो नहीं 10 पारी में निकलेगा। 10 पारी में रन कितना निकल गया उसका 2940 माइनस 2320, कितना निकला 29 में 23 गया तो 620, ठीक है। 0 4 में से 2 गया 2, 9 में से 3 गया 620। अब देखिए कितना है 10 पारी में, 10 पारी में उसका स्कोर पिछला 10 पारी यानी 50 से लेकर 60 तक के पारी में, पिछली 10 पारी में उसका औसत स्कोर पूछा, तो पिछले 10 पारी में टोटल स्कोर 620 और एक औसत निकालना है, तो टोटल रन बता टोटल मैच, तो टोटल मैच कितना 10, तो डिवाइड करेंगे तो 62, यानी 62 उसका एवरेज हुआ। तो देखिए किसी ऑप्शन में होगा 62, नहीं है क्या ऑप्शन, हाँ है यहाँ पे 62 है, देखिए एक ऑप्शन आपका 62 का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 3 समूह ए बी सी हैं, यदि समूह ए से विद्यार्थी और समूह बी से 2 विद्यार्थियों को समूह सी में डाला गया। अब देखिए ए है, बी है और सी समूह है, और माने कुल जो भी हो ए से एक से निकाल के विद्यार्थी, समूह ए से एक विद्यार्थी और समूह बी से 2 विद्यार्थी, यहाँ से एक विद्यार्थी निकल गया और यहाँ से 2 विद्यार्थी निकल गया, ठीक। समूह सी में स्थानांतरित किया जाता है, तो कक्षा के विद्यार्थियों का औसत बताइए। तो जनाब आप जानते हैं कि औसत क्या होता है, तो देखिए औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या। यानी यहां पे मानिए अगर विद्यार्थियों का औसत पूछेगा तो कुल विद्यार्थी बटा कितना, जितना समूह है 3 समूह में। तब देखिए यहाँ पे मान के जो कुल रहा इसमें से एक बच्चा निकाल के इसमें, इसमें से 2 बच्चा निकाल के इतना, तो तीनों ग्रुप में क्या कोई बच्चा कम या ज्यादा हुआ क्या, नहीं। इसमें से ले जाके इसमें रखिए, चाहे इसमें से ले जाके इसमें, चाहे इसमें से ज्यादा है, तीनों का जोड़ेंगे तो सब बात बराबर ही हुआ ना। इसी स्कूल में रहा ना, इसी कक्षा में रहा ना, कक्षा तो बदल नहीं गया, तो यानी कुल योग तो बदला नहीं, तो कुल संख्या भी नहीं बदला। जब ऊपर नीचे कुछ नहीं बदल रहा है तो क्या औसत बदलेगा क्या, तो औसत नहीं बदलेगा। तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा नहीं, ये घट जाएगा नहीं, या वहीं रहेगा, हाँ जी वहीं रहेगा। तो ट्रिकी क्वेश्चन था, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे, क्योंकि देखिए अब जो नया पैटर्न हो रहा है तो उसमें इस टाइप का लिखा हुआ, कोई जरूरी नहीं कैलकुलेट करने वाला, क्योंकि मैथ रीजनिंग में फोकस है, यानी जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी आपका माइंड का गेम हो गया है, यानी आपको माइंड चेक करने के लिए ऐसा क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब आप सोचिएगा सर निकालें कैसे, क्या करें, निकालना क्या है आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि 100 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है, बाद में पाया गया कि एक विद्यार्थी का अंक 53 था जिसे भूल से 83 पढ़ा गया, संशोधित औसत अंक निकालिए। अब देखिए 100 विद्यार्थी है, औसत कितना है 40, यानी कितना हो गया 40 100 यानी 4000 उसका टोटल अंक हुआ 100 विद्यार्थियों का। बाद में पाया गया कि एक विद्यार्थी है जिसका अंक 53 था लेकिन भूल से 83 पढ़ा गया, यानी जब ये गणना किया गया होगा तो इसमें क्या 83 ऐड किया गया होगा, तो मानिए चलिए 83 को माइनस कर दीजिए, जो मेरा हम इसमें ऐड किए थे 100 विद्यार्थियों के अंक का औसत इतना था तो आया 4000, इसमें हम 83 ऐड कर लिए थे तो 83 माइनस कर दिए। अब देखिए जब 100 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट जिसका मार्क्स 83 हम ऐड किए थे वो हम निकाल दिए, तो कितने का बना 99 लोग का, चलिए 99 लोग का। अब उसका लेकिन रियल क्या था 53 था, तो उसमें अगर 99 लोग का ये हुआ और फिर इसमें अगर हम 53 जोड़ देंगे तो फिर 100 लोग का हो गया, तो निकाल लीजिए फिर। तो देखिए 4000 माइनस 83 प्लस 53, अब क्या हो जाएगा, ये 83 में से 53 जाएगा तो क्या हो जाएगा 30, तो 4030 अंक अब हुआ। 53 था लेकिन जिसे भूल से 83 पढ़ा गया था, तो नहीं माइनस होना चाहिए ना, कम होगा ना, ज्यादा कैसे होगा। देखिए 83 में से 53 गया 30, 30 कम यानी 4000 में तो हो जाएगा 4000 3970, ठीक है 3970 3000। अब देखिए 3970 अब हो गया रियल, इतना मार्क्स होना चाहिए जिसके भूल के कारण हम 53 जगह का 83 पढ़ लिए थे जिसके कारण हो गया था। अब देखिए अब 100 स्टूडेंट का कुल मार्क्स कितना है 3970, तो औसत नहीं निकलेगा, औसत बराबर क्या होता है कुल मार्क्स, यानी कितना है 3970 और कुल विद्यार्थी 100। अब क्या बोले थे नीचे 100 है तो 2 जीरो ऊपर डेसिमल शिफ्ट हो जाता है, तो
39.7, देखिए ऑप्शन में 39.7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 के बाद 24। किसी परिवार में 2 बच्चा है, ठीक है, और उनके माता पिता हैं, ठीक है। बच्चों और उनके माता के वजनों का वो औसत इतना है, बच्चों और उनके पिता के वजनों का औसत इतना है। यदि पिता का वजन 60 kg है तो माता का वजन बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए एक परिवार में 2 बच्चा है और उनके माता पिता है, यानी 2 बच्चा और एक माता जी हैं एक पिताजी हैं। तो बोल रहा है बच्चा यानी और उनकी माता का वजनों का औसत है, यानी बच्चा कितना, 2 बच्चा और उनके माता का औसत कितना है 50, यानी 2 बच्चा 1 माता 3, यानी 3 गुना 50 यानी 150 kg, यानी 2 बच्चा और उनकी मम्मी कितनी है, 150 kg का है। ठीक है, फिर है बच्चा और उनके पिता, यानी 2 बच्चा और उनके पिता 3 हुआ, 2 बच्चा 1 पिता 3 लोग, उनका वजन का औसत 52 है, यानी 3 बच्चे 15 306, यही ना, 3 दूना 6 3 बच्चे 156 kg। अब देखिए 2 बच्चा और एक पिता का वजन 156 kg, 2 बच्चा और एक माता का वजन 150 kg। तो देखिए बोल रहा है कि पिता का वजन 60 kg है, ठीक है, तो माता का वजन निकालिए। ठीक है, निकल जाएगा। अब देखिए 2 बच्चा 2 चाइल्ड और प्लस पिताजी का, तो पिताजी का वजन कितना बोल रहा है 60 kg है। तो देखिए 2 चाइल्ड और प्लस पिताजी का वजन यहाँ 60 रख दीजिए, तो ये कितना 156 है। और देखिए तो 2 चाइल्ड प्लस 60 है, इधर 156 है, तो 2 चाइल्ड का वजन कितना निकल जाए 156 माइनस 60, तो 156 में से 60 गया तो क्या हो जाएगा 90, ऐसा 156 है ना, 156 है, 156 में 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा 96, 6 15 6 गया 9, 2C, तो C यानी 96। अब देखिए इतने का यूज हो जाएगा मेरा 2C, यानी 2 चाइल्ड का वजन कितना निकला 96। अब देखिए यहाँ पे 2 चाइल्ड का वजन अगर हम यहाँ 96 रख देंगे तो माता का वजन ही निकलेगा, तो 96 किधर जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 150 में से आप 96 घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4, 15 हो गया 14, 14 में 54, यानी माता जी का वजन कितना हो गया 14 kg, 54 kg। माता जी का वजन कितना हो गया आपका 54 kg। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। किसी शहर में पहले 4 दिन औसत वर्षा इतना इंच दर्ज की, आखिरी 2 दिन इतना इंच की, तो 6 दिनों में, ये भी इजी क्वेश्चन है, आप बनाएंगे तो इजी वे में बन जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। अब देख लीजिए 4 दिन का औसत वजन इतना है, यानी 4 गुना 0.4 यानी 1.6 बारिश हुआ। आखिरी 2 दिन इतना के अनुपात में बारिश हो रहा है, यानी 4x और 3x मान लीजिए आखिरी 2 दिन। 6 दिनों का औसत इतना है, 6 दिनों का औसत इतना है, तो देखिए 6 दिनों का औसत कितना है 0.5 यानी 6 5 30 3। अब देखिए 4 दिन का कुल बारिश इतना, 6 दिन का कुल बारिश इतना, तो 4 दिन में 6 दिन में से 4 दिन का घटा देंगे तो मेरा 2 दिन का बारिश निकल जाएगा, तो 3 माइनस 1.6 घटा देंगे तो 10 में से 6 गया 4 और 3 हो गया 2 में 1, यानी इतना 2 दिन में बारिश हुआ। और वो 2 दिन जो पिछला 2 दिन है उसका बारिश का अनुपात बोल रहा है, यानी 4x प्लस 3x, यानी देखिए 4 दिन के बाद 5वां दिन में ही बारिश हो रहा है, 6ठा दिन में बारिश हो रहा है, तो 5 + 6 करेंगे तो 2 दिन में बारिश, और 2 दिन में बारिश कितना बोल रहा है 1.4, तो 4 3 7 x बराबर 1.4। अब इसको कीजिएगा तो क्या होगा x बराबर 1.4 बटा 7 यानी 0.2। एक दिन x हुआ, तो पूछ रहा है क्या 5वें दिन का बारिश बताइए, तो देखिए 4 दिन तो हो गया था, तो ये 5वां दिन है 5, ये 6ठा दिन, तो 5वां दिन क्या होता है 4x, तो 4x का वैल्यू कितना निकला 0.2 यानी 0.8, यानी 5वां दिन कितना बारिश हुआ 0.8, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए कि 9 व्यक्तियों का औसत वजन इतना है, 9 व्यक्ति का औसत वजन इतना, प्रथम 5 व्यक्तियों का औसत वजन इतना है, जबकि अंतिम 5 व्यक्तियों का औसत वजन इतना है, तो 5वें व्यक्ति का वजन बताइए। इजी है, बना लीजिएगा। देखिए 9 व्यक्ति का है तो 9 गुना 50 यानी 450 kg। प्रथम 5 व्यक्तियों का औसत कितना है इतना, तो 5 गुना 45 यानी 5 या 25, 2 5 का 2 22 इतना kg। अंतिम 5 का, तो अंतिम 5 का कितना है 55 यानी 5 25 5 25 2 27। ठीक है, तो 5वें व्यक्ति का वजन बताइए। अब देखिए अब इसमें क्या करना है कि 9 व्यक्ति का वजन 450 है, शुरू के 5 का इतना है और लास्ट के 5 का इतना है, तो इसमें से इतने घटाएंगे, अगर शुरू के में से इतने घटाएंगे तो क्या बचेगा 75 25 यानी 50, आपका 50 बचेगा।
तो अब बोल रहा है कि पांचवें व्यक्ति का वजन बताइए। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बोल रहा है कि प्रथम 5 का इतना 225 है, पीछे के 5 का इतना है। यानी 5 क्या देख रहे हैं कि आपको दो दो बार कैलकुलेट हो रहा है। जब दो दो बार कैलकुलेट हो रहा है तो 450 और 225 प्लस 275 500। 500 में से तो देखिए क्या हो गया आपका, सीधा का सीधा इसमें से माइनस कीजिए 275, पांचवें व्यक्ति का उम्र 50। समझे क्वेश्चन? देखिए क्या बोल रहा है कि 9 व्यक्तियों का वजन इतना केजी है, तो 9 का 450 हो गया। ठीक, बोला कि प्रथम 5 व्यक्तियों का औसत 45 केजी है, तो 5 गुना 45 225। अंतिम 5 व्यक्तियों का वजन 55 केजी औसत है, तो 55 गुना 5 275। अब देखिए शुरू के 5 का इतना और लास्ट के 5 का इतना, तो 5 क्या, जब अगर इतना में से हम इसका घटा देंगे, इतना का घटा देंगे, तो इन पांचवें का बचेगा ना। तो किसका, पांचवें का व्यक्ति का वजन बताइए। समझ पा रहे हैं? देखिए शुरू के 5 यहाँ तक तो 225 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 275 है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का 275 था कुल वजन। अब इसमें से हम यहाँ से यहाँ तक का घटा दिए जो पहले बचा, तो यहाँ जो 2 बार काउंट हुआ था ये हट गया था, यही ना बचा सिर्फ, तब 50 हुआ। तो ये आंसर मेरा 50 हो गया। ओके, थैंक यू। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था, और इसके साथ ही आपका पूरा का पूरा एवरेज डिटेल से पढ़ा गया। 2 लेक्चर में इसको पढ़ाएं ताकि इसका इम्प्लीकेशन आपका डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन में भी होगा, और इस पर थोड़ा ध्यान भी रखेंगे क्योंकि इसका काफ़ी वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।